नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन। तो मैं आज आप लोगों को फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैट्रिक का एग्जाम अब बहुत कम समय बचा हुआ है, तो शुरू करते हैं आज से हम लोग अपना हिस्ट्री का चैप्टर। और चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बिना किसी ज्यादा भूमिका के हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। ठीक है, तो कहता है कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की एक लहर उठी, जिसने बड़े पैमाने पर राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लाए। इन बदलावों के परिणाम स्वरूप यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशवादी साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट का उदय हुआ। जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उस उदय का परिणाम राष्ट्रवाद के कारण क्या हुआ कि यूरोप में जो ढेर सारे वंशों के राजा शासन कर रहे थे, वो वंश राजाओं के वंश समाप्त हुए और उसके स्थान पर, साम्राज्य के स्थान पर नेशन स्टेट यानी राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। अलग अलग राष्ट्र बने और वो आगे राष्ट्रवाद की विचारों को यूरोप में प्रसारित किए। ठीक है, अब देखना यह है कि राष्ट्रवाद क्या है। आइए, कहता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना या विचार है जिसमें लोग अपनी समान भाषा, गौर कीजिएगा, समान भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपराओं और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर एकजुट होकर स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं। इसमें एक साझा पहचान, कॉमन आइडेंटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, और सामूहिक एकजुटता की भावना होती है, जिसके आधार पर लोग अपने लिए एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई यानी राष्ट्र या राज्य की मांग करते हैं। ठीक, और ये आप लोग जानते भी हैं कि पहला क्वेश्चन अगर कुछ आएगा मैट्रिक में, वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? राष्ट्रवाद क्या है? और बिल्कुल आसान शब्दों में आपको यह बताया गया कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि राष्ट्रवाद की जो शुरुआत यूरोप में होती है, वो कहां से होती है, कैसे होती है और उसका क्या क्या प्रोसेस। आइए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, क्योंकि पहली बार पूरे विश्व में फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से ही राष्ट्र राज्य के निर्माण की बात सामने आई है। इसीलिए हमें फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ना जरूरी है। यह केवल 10वां क्लास का नहीं, हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो कोई भी हिस्ट्री को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए फ्रांसीसी क्रांति पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। ठीक, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी फ्रांसीसी क्रांति। ठीक, इसने फ्रांस में राजशाही से प्रभुसत्ता नागरिकों के समूह को स्थानांतरित कर दी। यानी फ्रांस में जो राजशाही था, जो राजाओं का शासन था, तो उनके पास जो प्रभुसत्ता थी, उनके साथ सामने जो संप्रभुता थी, वो सारी शक्तियां किसके पास में आ गई? नागरिकों के समूह के पास में। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? अब कहता है सामूहिक पहचान का निर्माण। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए कई कदम उठाए, क्योंकि जब तक सामूहिक पहचान की भावना नहीं आएगी, तब तक राष्ट्र और राज्य की कल्पना करना मुश्किल है।
तो हम यह देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए क्या क्या प्रयास किए। तो सबसे पहला पितृभूमि, जिसे हम लोग कहते हैं ला पेट्री, और नागरिक, ये फ्रांसीसी शब्द है, और नागरिक लेसिटियोन के विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर जोर दिया। एक नया फ्रांसीसी झंडा, वहां भी तिरंगा झंडा चुना गया, जिसने पुराने शाही मानक को बदल दिया। ठीक, आप जानते होंगे फ्रांस की एक बहुत बड़ी सभा होती है जिसे स्टेटस जनरल कहा जाता है। ठीक है, स्टेटस जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और सक्रिय नागरिकों द्वारा इसके सदस्य को चुना जाने लगा। नए नए भजन की रचना की गई, शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान किया गया, जो सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। हाँ, यानी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए, सामूहिक पहचान को स्थापित करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा जो प्रयास किए गए, उनमें ये सब प्रयास शामिल है। ठीक, एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई और सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। क्लियर? आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए। ठीक है, माप तौल की एक नई प्रणाली अपनाई गई, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की आम भाषा बना दी गई। तो धीरे धीरे आप यह देख रहे हैं कि जो लोग अलग अलग समुदायों में विभाजित थे, उन सभी लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कई सारे कदम उठाए। और जब ये सारी बातें स्थापित हो गई, लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, फ्रांस जो है उसका अपना राष्ट्र है और अपने राष्ट्र और अपने राज्य के प्रति उनका कोई कर्तव्य है। जब यह भावना फ्रांस के नागरिकों के अंदर में जगी, तो फ्रांस से ही राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। ओके, आगे आ जाओ। राष्ट्रवाद का प्रसार। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषणा की कि उनका लक्ष्य यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्ति दिलाना और फ्रांस को राष्ट्रों का नेतृत्व करना है। क्योंकि उस समय में यूरोप में आप देखे होंगे बुर्बो वंश है, आर्लियंस वंश है ना, ये सब सारे वंशों के निरंकुश राजा शासन करते थे। वो राजा अपनी मनमानी करते थे, इससे लोग परेशान थे, लोग बदलाव चाहते थे। इसीलिए पहली बार फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषणा किया क्या, कि उनका लक्ष्य है ऐसे शासकों से मुक्ति पाना, ऐसे निरंकुश शासकों को हटा देना और फ्रांस को राष्ट्रों का नेतृत्व करने के लिए आगे लाना, यानी फ्रांस को यूरोपीय राष्ट्र का एक नेता बनाने का उद्देश्य था। ठीक, अब आते हैं, हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है और नेपोलियन बोनापार्ट बहुत सारे सुधार करते हैं और उस सुधार के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना और अधिक जागृत हो जाती है। ओके, आगे आइए। नेपोलियन का शासन और उसका प्रभाव। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया, लेकिन उसने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत लागू किया। एक तरह से कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट अब फ्रांस का तानाशाह बन गया, डिक्टेटर बन गया। ठीक, लेकिन इनके डिक्टेटरशिप में फ्रांस में बहुत अच्छे सुधार कार्यक्रम लागू किए गए, जिसका असर फ्रांस में स्पष्ट देखने को मिलता है। तो देखते हैं। तो पहला, अब आपको कल भी मैं एक क्वेश्चन दिया था, होमवर्क दिया था
क्या था क्वेश्चन? नेपोलियन कोड क्या है? बनाए हैं नोट से देखकर? अब आ जाइए, पढ़ते हैं हम लोग। नेपोलियन कोड, इसे सिविल कोड कहा जाता है, कब लागू हुआ? 1804 में। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखिए। जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, यानी जो भी व्यक्ति जन्म से ही अपने आप को प्रिविलेज बनाते थे, विशेषाधिकार संपन्न कहते थे, नेपोलियन ने यह व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। कानून के सामने समानता स्थापित की गई। पहले अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव किया जाता था, लेकिन नेपोलियन कोड के बन जाने के बाद यह भेदभाव समाप्त हो गया। तीसरा, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया। फ्रांस में पहले केवल अमीर लोगों को ही संपत्ति रखने का अधिकार था, गरीबों को नहीं। तो नेपोलियन कोड के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार का सुरक्षा दिया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और किसानों को भूदासत्व, यानी जमीन पर वो लोग जो लेबर बनके, गुलाम बनके काम करते थे, उन गुलामी से इन लोगों को मुक्ति दिलाई। और सामंती व्यवस्था, जो सामंतवाद था, जिसे फ्यूडलिज्म कहते हैं, उसे समाप्त कर दिया गया। शहरों में गिल्ड, यानी व्यवसायी और व्यापारियों का संगठन, उसे गिल्ड कहा जाता था, उस पर फ्रांस के राजाओं के द्वारा ढेर सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिससे व्यापार करने में परेशानी होती थी। हाँ, उन व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा दिया गया। क्लियर? अब आता है परिवहन और संचार में। तो परिवहन और संचार प्रणाली में भी सुधार किया गया, ताकि सेना, व्यापार, वस्तु और सेवा का लगातार आदान प्रदान किया जा सके। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे आते हैं शुरुआती प्रक्रिया फ्रांसीसी क्रांति में। देखते हैं फ्रांसीसी सेनाओं का हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के कई हिस्सों में स्वतंत्रता के दूत के रूप में स्वागत किया गया, लेकिन जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया कि प्रशासनिक परिवर्तन के साथ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं आ रही थी। बढ़ी हुई कर, टैक्स काफी बढ़ गया था। सेंसरशिप, प्रेस पर, मीडिया पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लग गया था। और जबरन सेना में भर्ती ने लोगों के बीच शत्रुता पैदा कर दी। इससे लोगों के अंदर में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता और शत्रुता का जन्म होने लगा। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। मैं फिर बता देता हूं कि ये 10th क्लास का जब आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको तो नोट्स पूरा बताया ही जाता है। नोट्स के बाद इसी में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो हम लोग कोशिश करेंगे हाँ कि पहला चैप्टर को 3 से 4 वीडियो में खत्म किया जाए और एक एक प्रश्न पर विचार किया जाए, ताकि आगे आने वाले परीक्षाओं में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो और आप बेहतर अंक से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें। ठीक, आज एक लास्ट टॉपिक हम लोग उठाते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। फिर हम लोग कल क्लास को ज्वाइन करेंगे तो फिर हम लोग आगे का टॉपिक लिख लेते हैं। ओके, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे होता है, चलिए चीजों को शुरू करते हैं। अभिजात वर्ग और नया मध्य वर्ग। हम लोग जानते हैं कि यूरोप में समाज जो है 3 भागों में विभाजित था, उसको देखते हैं हम लोग। यूरोप में 18वीं शताब्दी के मध्य में अभिजात वर्ग, जिसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, जो कि धनी लोग होते थे, प्रभुत्वशाली वर्ग था। उनके पास ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संपत्ति थी और वे फ्रेंच भाषा बोलते थे। क्लियर है? औद्योगिक क्रांति जो कि 18वीं सदी के अंत में हुआ है के बाद एक नया वर्ग का उदय हुआ। कौन सा वर्ग? मध्य वर्ग, यानी मिडिल क्लास, इसका उदय हुआ।
जिसमें उद्योगपति, व्यापारी, पेशेवर लोग आदि शामिल थे। क्योंकि फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज में केवल दो ही वर्ग थे। कौन सब? एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के समय एक तीसरा वर्ग का उदय हुआ। उसे कौन सा वर्ग कहा गया? मध्यम वर्ग। और यही मध्यम वर्ग ने फ्रांसीसी क्रांति को जीवित किया और फ्रांस में क्रांति के विचार को फैलाया। इस वर्ग ने राष्ट्रीय एकता और उदारवादी विचारों जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता को बढ़ावा दिया। क्या आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया है पूरी तरह से? क्या आप इन चीजों को एक बार फिर से अपने से पढ़ सकते हैं? और इसमें जहां कहीं भी ऑब्जेक्टिव के लायक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं पहले से बता देता हूं और आप लोग भी उसे बना लीजिए। ओके, आज इतना रखते हैं। और आप लोग भी जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप लोग देर ना करें। अब लगातार आपको वीडियो हासिल होगा और हमारी कोशिश ये है कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे जुड़े वो मैट्रिक में खतरनाक नंबर लाए, टॉपर करे, अपना नाम, माता पिता, जिला सबका नाम रोशन करे। आगे मिलते हैं कल। बाय बाय, धन्यवाद। रुक रुक रुक, काट देंगे आराम से, लल्ली बनकर। अब 9वां का नोट्स लाए तो उसको भी एक तो वीडियो बनाते हैं।